बहू और दामाद का ससुराल में पहला दिन। अरे बिंदिया, ओ बिंदिया, अरे क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। अरे माँ, क्यों सर पर चिल्ला रही हो? आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल से ही खांसी जुकाम हो रहा है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। अरे बिटिया, अब चाहे तबीयत खराब हो चाहे ना हो, तुम्हें अपनी शादी की रस्में पूरी करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, सारी रस्में तो लड़कियों के लिए ही होती है। फिर चाहे उनकी तबीयत खराब हो चाहे ठीक हो, करना तो उन्हें ही है। ओहो बिंदिया, तू कितना बोलती है। चल जल्दी से तैयार हो जा। तबीयत खराब होने पर भी बिंदिया को प्रसन्न करने के लिए नहाना पड़ता है। वो अपनी हल्दी की रस्म के लिए तैयार होकर सबके पास पहुंचती है। देखते ही देखते सभी औरतें बिंदिया को हल्दी लगाने लगती है। अचानक से बिंदिया को एक जोरदार छींक आती है। लो जी लो, कर दिया पूरा शगुन बेकार। अरे बिंदिया, थोड़ी देर अपनी इस छींक को रोक कर नहीं बैठ सकती थी? यह अपशगुन करना जरूरी था क्या तुझे? हे भगवान मौसी, ये छींक कोई बताकर थोड़ी आती है, तो मैं इसे रोक कैसे लेती? और इसमें कौन सा अपशगुन वाला काम है? ये तो अचानक ही होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी बिंदिया की सहेली रूपा उसके पास आती है और उसके कान में आकर कहती है, अरे कोई भी बीमारी हो, शादी से पहले ठीक कर लो। कहीं सुहागरात वाले दिन बीमारी के चलते एक कोने में पड़ी रही तो? धत, कुछ भी कहती है। देख लो माँ इस रूपा की बच्ची को। सभी लोग बिंदिया की बातों पर हंसने लगते हैं। देखते ही देखते शादी से पहले की सभी रस्में पूरी हो जाती है और शादी के एक दिन पहले रात को बिंदिया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे बुखार भी आ जाता है, जिसके चलते सावित्री उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अरे डॉक्टर साहब, कल मेरी बिटिया की शादी है, इसे ऐसी दवाई दो जो रात ही रात में ठीक हो जाए। डॉक्टर बिंदिया को दवाई दे देता है, जिसके बाद बिंदिया दवाई लेकर वापस घर आ जाती है। रात को वो खाना खाने के बाद अपनी दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन दवाई खाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और शादी में भी वो बीमार हो जाती है। बड़ी मुश्किल से बिंदिया अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करती है और किसी तरह अपनी शादी संपन्न करती है। शादी के बाद रवि उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। बिंदिया को गृह प्रवेश के समय अचानक से चक्कर आने लगते हैं, जिसके चलते रवि उसे गिरने से बचा लेता है। अरे, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। अरे भैया, ऐसे कैसे आप भाभी को अभी कमरे में भेज रहे हो? अभी तो कई रस्म करवानी बाकी है। हाँ हाँ बहू, अभी तो सैंटी बेलने की रस्म भी होगी और दूध में अंगूठी डुबोने की रस्म भी होगी। चल यहाँ पर आकर बैठ जाओ। हे भगवान, मुझे थोड़ी सी सहन शक्ति और दे दो। शादी तक तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन आगे की रस्मों में मैं खुद को कैसे संभाल लूंगी? बिंदिया की तबीयत पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी को शादी के बाद की रस्में करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। एक के बाद एक सभी रस्में पूरी हो जाती है, जिसके बाद बिंदिया अपनी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही रवि कमरे में अंदर आता है, वो बिंदिया से कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम अपनी सुहाग रात बाद में भी मना सकते हैं। ऐसा कहते ही रवि बिंदिया का माथा छूकर देखता है और उसे बहुत तेज बुखार होता है। ओहो, लगता है शादी के चक्कर में तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। इन दवाइयों से तुम्हें सुबह तक आराम मिल जाएगा। तुम आराम करो और सो जाओ। रवि बिंदिया को दवाई दे देता है और दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही निशा बिंदिया का दरवाजा खटखटाने लगती है। ओहो भाभी जी, आप तो अभी तक सो रही हो। अभी तो आपको कई सारी रस्में पूरी करनी है। पहली रस्म और फिर घर के बाकी काम भी तो देखने हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर निशा चली जाती है, जिसके बाद बिंदिया भी तैयार होकर सबके पास आ जाती है। बिंदिया को देखते ही कावेरी कहती है, अरे बहू, तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? लगता है रात को ठीक से सोई नहीं है। कावेरी की बातें सुनते ही पास में खड़ी सभी औरतें हंसने लगती है। अरे बहन, अब बस भी करो, क्यों टांग खींच रही हो बेचारी की? उसे इसकी पहली रसोई की रस्म तो करने दो। आज तो बेचारी को बहुत सारा इम्तिहान देना है। जा बहू,
जाकर सभी के लिए मीठा सा हलवा बना कर ले आ। बिंदिया रसोई में पहुंच जाती है, जहां पर वो घर के सभी सदस्यों के लिए हलवा बनाती है और साथ में आलू पनीर की सब्जी और पूरी भी बना लेती है। सभी लोग खाना खाकर और हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, खाना तो बहुत जबरदस्त बनाया है। चलो, तुम अपनी रसोई की पहली रस्म में तो सफल हो गई। अब घर के बाकी के कामों पर भी ध्यान दे लो। जा बेटी निशा, अपनी भाभी को जरा सारे काम तो बता दे। निशा बिंदिया को अपने साथ ले जाती है और घर के सभी काम बता देती है। बिंदिया बेचारी सुबह से शाम तक घर के सभी काम करती है और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने के बाद भी वो किसी को ऐसा महसूस होने नहीं देती है। 2 दिन बाद बिंदिया के माता पिता उसे रवि के साथ अपने घर पर खाना खाने का निमंत्रण देते हैं। अरे आओ, और दामाद जी से अपना घर ही समझो। हमने आपकी पसंद का सारा खाना बनाया है। शादी के 2 दिन बाद पग फेरे की रस्म होती है, जिसमें दामाद को घर पर आना होता है। अरे वाह सासू माँ, आपने तो बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। सावित्री उसे प्यार से कुर्सी पर बिठाती है, अपने हाथों से उसे खाना परोसती है, जिसके बाद सावित्री अपने ही हाथों से रवि को खाना भी खिलाती है। ये लो दामाद जी, अच्छे से खा लो, ये सब आपके लिए ही तो बनाया है। अरे बस करो सासू माँ, आप तो खिला खिलाकर पेट ही फाड़ दोगी। सावित्री अपने दामाद को बहुत प्यार से प्रेम से खिलाती है। ये सब देखकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की की शादी के बाद उसे पहले दिन से ही सारी जिम्मेदारियां सिखाई जाती है और उसके ऊपर घर का सारा भार डाल दिया जाता है और सभी मुश्किल रस्में उसी से करवाई जाती है। ये पहली रसोई घर को संभालने की जिम्मेदारी दामाद को क्यों नहीं दी जाती? बिटिया, ये तो परंपरा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। एक औरत पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, जिसके चलते उसे शादी के पहले दिन से ही तैयार किया जाता है। बिंदिया और उसकी माँ की सारी बातें रवि सुन लेता है, जिसके बाद उसको एक चीज का एहसास होता है कि वो घर वापस लौटने के बाद अपनी माँ और अपनी बहन को अच्छे से समझाएगा। देखिए माँ, इस घर की जितनी जिम्मेदारी बिंदिया को समझनी चाहिए, उतनी ही हम सभी को भी समझनी चाहिए। हम सभी अगर मिल बांटकर एक ही जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे तो किसी पर भी भार नहीं पड़ेगा। तू सही कहता है बेटा, जो मेरी सास ने मेरे साथ किया वही मैं अपनी बहू के साथ कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं और बिंदिया की ननद उसका घर के कामों में पूरा हाथ बटाएंगे। रवि के समझाने पर उसकी माँ कावेरी समझ जाती है। ये सुनकर बिंदिया भी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से बिंदिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। देखो अनीता, तुम गांव जा रही हो, ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो सब लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? ओहो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? जब मैं गांव जाऊंगी तो सब लोग शहर के रंग ढंग देखकर बहुत खुश होंगे। देखना, ये मेरा आपसे वादा है, वादा। अनीता अमित के साथ छोटे कपड़े पहनकर उसके गांव के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही अमित अपने गांव में अनीता को अपने घर पर लेकर जाता है, उसे देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? हाँ, दरअसल माँ, आप अंदर चलो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तभी दरवाजे पर नंदिनी भी आ जाती है और अमित के साथ अनीता को देखकर हैरान रह जाती है। अजी, बड़े दिनों बाद आप वापस घर लौटे हो, और ये लड़की कौन है? लगता है आपकी कोई दोस्त है। ओहो, तुम कितनी भोली हो। भला कोई आदमी अपने घर पर अपनी कोई दोस्त को क्यों लेकर आएगा? मैं उनकी पत्नी हूँ, यानी कि तुम्हारी सौतन। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी नंदिनी और अपनी माँ को उनके कमरे में ले जाता है और उन्हें समझाता है। देखो माँ, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी शादी नंदिनी से करवा दी थी। लेकिन नंदिनी मेरा बहुत ख्याल भी रखती है और मैं उसको हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मेरी उससे बहुत पहले ही शादी हो चुकी है। हे भगवान, बेटा, ये तूने क्या किया? अब गांव के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे थोड़ी तो हमारी इज्जत का ख्याल रखता। नहीं माँ जी, आप इन्हें कुछ मत कहिए। इन्होंने जो किया सही किया, और फिर इन्होंने मुझे छोड़ा तो नहीं। मैं इसी घर में इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी सौतन के साथ भी अच्छे से रहूंगी। ऐसा कहकर नंदिनी अमित की बातों को समझ जाती है, जिसके बाद में अपने कमरे में वो चली जाती है।
देखते ही देखते अमित अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहने लगता है। एक दिन अनीता अपनी सौतन नंदिनी से कहती है, अरे यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है क्या? मुझे खुले में नहाने की आदत है, यहाँ पर तो कोई स्विमिंग पूल है ही नहीं। दीदी, यहाँ पर स्विमिंग पूल मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक नदी है जहाँ पर आप नहा सकती हो, लेकिन वहाँ जाना मना है। सुना है वहाँ से कई आदमी गुजरते हैं, इसलिए कोई भी औरत वहाँ जाकर नहीं नहाती। ओहो, ये सारी बातें तो बेकार की हैं। भला कोई हमें नहाते हुए कैसे देख लेगा? तुम मुझे उस नदी के पास लेकर चलो। अनीता के कई बार कहने के बाद नंदिनी उसे नदी के पास ले जाती है, जहाँ वो नदी का पानी देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर नहाने का तो मजा ही अलग होगा। अनीता फटाफट अपने कपड़े उतारकर नदी में जाकर नहाने लगती है। ये सब देखकर नंदिनी उससे कहती है, अरे दीदी, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल आओ, नहीं तो कोई मर्द जात आ जाएगा और आपको देख लेगा। अनीता दिल भर के नदी के अंदर नहाती रहती है, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ नंदिनी अनीता को देख देख कर बहुत ज्यादा घबराने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ओहो, अब मैं क्या करूं? अनीता दीदी तो बाहर निकलना ही नहीं चाह रही हैं। हे भगवान, आज कोई हमें देखने वाले, मुझे ही पहरेदारी पर खड़े होना होगा। नंदिनी यहाँ से वहाँ देखने लगती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। जिसके कुछ ही देर बाद अनीता अच्छे से नहाकर बाहर आती है और कपड़े पहन लेती है। अरे वाह, कितना मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसे नहाकर। अब से मैं रोज यहाँ पर नहाने आया करूंगी। और एक काम करना, तुम भी मेरे साथ नहाना, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। अगर अमित जी को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। आप जल्दी से घर चलिए। नंदिनी अनीता को वापस घर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी सास को नदी में नहाने के बारे में बताती है। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी नदी में नहाना चलना हमारे साथ, बहुत मजा आता है। अरे बहू, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? तुझे पता भी है वहाँ से कितने मर्द निकलते हैं, और वो भी गांव के। अरे गांव के किसी आदमी ने तुझे ऐसे नहाते हुए देख लिया तो पूरे गांव में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। जरा इसके बारे में तो सोच। आप दोनों ऐसा क्यों सोचती हो? शहर में सभी औरत और मर्द एक साथ एक ही स्विमिंग पूल में नहाते हैं, वहाँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। फिर यहाँ गाँव में लोग इतना क्यों सोचते हैं? मेरी बात मानो, अगर आपको भी मजे से नहाना है तो कल मेरे साथ जरूर चलना। ऐसा कहकर अनीता अपने काम में लग जाती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है। शाम को सारे काम खत्म करने के बाद अनीता नदी में नहाने की सारी बातें नंदिनी को बताती है, जिसे सुनकर नंदिनी को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दीदी, कल जब आप नदी में नहाने के लिए जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, और मैं भी देखूंगी कि आखिर नदी में नहाने से ऐसे कौन से मजे आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिनी और अनीता दोनों सौतन मिलकर अपने घर के सभी कामों को निपटा लेते हैं। जिसके बाद नंदिनी और अनीता दोनों मिलकर नदी के पास जाती हैं और वहां जाकर नहाने लगती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो सच कह रही थी, यहाँ नहाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। अब तो मैं रोज यहाँ पर ही नहाऊंगी। दोनों सौतने मिलकर नदी में खूब मजे से नहा रही होती है कि तभी वहाँ पर कौशल्या भी आ जाती है और उन्हें नहाते हुए देख उनसे कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर नहा रही हो, तुम्हें तो हमारी जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे माँ जी, आप भी एक दिन के लिए अपनी इज्जत को भूल जाइए और यहाँ हमारे साथ मजे से नहा लीजिए। अनीता और नंदिनी कौशल्या को बहुत समझाती है, जिसके बाद में दोनों मिलकर अपनी सास को भी नदी में नहाने के लिए ले आती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर नदी में नहाने लगती हैं कि तभी गांव के कुछ लड़के वहां से गुजर रहे होते हैं। अरे यह लड़कियों की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है नदी के किनारे से ही कहीं से आ रही है। अरे वाह, आज तो लगता है बवाल हो ही गया, कोई चिड़िया नदी में नहा रही है। वो तीनों मिलकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर अनीता, नंदिनी और कौशल्या को नहाते हुए देखने लगते हैं। अरे देखो, अरे उसे देखो, उसे देखो तो सही, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसकी वीडियो बना लूं। ऐसा कहकर प्रमोद अपने फोन में वीडियो बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते तीनों ही एक साथ मिलकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर अमित पहुंच जाता है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग लड़कियों के नहाते हुए फोटो और वीडियो बनाओगे? अभी रुको, मैं तुम तीनों को अभी बताता हूँ। अमित पास में पड़ा एक डंडा उठाता है और उन तीनों की खूब पिटाई करता है। जिसके बाद वो तीनों अमित से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा। अरे करना तो दूर, आज के बाद हम यहाँ पर कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। वो तीनों वहां से चले जाते हैं,
जिसके बाद अमित वापस घर लौट आता है और अपनी दोनों पत्नियों और अपनी माँ के आने का इंतजार करता है। जैसे ही वे तीनों नदी से नहाकर आ जाती हैं, वो उनसे कहता है, आज जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर आइंदा मैंने तुम तीनों में से किसी को भी नदी में नहाते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी नदी में ना खुद जाऊंगी और ना ही इन दोनों को लेकर जाऊंगी। उस दिन के बाद से अनीता को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वो नदी में नहाना छोड़ देती है। पटलीपुरम के छोटे से गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा चेहरे से बहुत सुंदर थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर थे। वो अपनी खूबसूरती और अपनी बेटी और अपने बेटे की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड किया करती थी। वो गांव के कई लोगों को तो बहुत कुछ सुना दिया करती थी, जिसके चलते हर कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। एक दिन राधा गांव की कुछ औरतों से कहती है, अरे देखो तो सही, लीला का दामाद कितना बोना लगता है। मुझे तो देखकर ही हंसी आती है। अरे साथ में चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी का बेटा चल रहा हो। अरे ये बात तो सच है। अरे दामाद तो एकदम ठाड़ा लंबा चौड़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। तुम लोग देखना, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो अपना दामाद कैसा लेकर आऊंगी। ऐसा दामाद लेकर आऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं होगा। देखो बहन, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर तुम किसी को बुरा भला कहती हो तो आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। देखो, मुझे अपना सब पता है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, और मैं उन दोनों के लिए एक ऐसा लड़का और ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना कि पूरे मोहल्ले में सब लोग देखते रह जाएंगे। राधा को अपनी बेटी और अपने बेटे के ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। वो अपने बेटे और बेटी के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपने बेटे और बेटी की शादी कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उसका बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आपकी बहू है। अरे पागल, ये तो क्या बकवास कर रहा है। इतनी काली लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? काले लोग क्या इंसान नहीं होते? क्या इनके अंदर दिल नहीं होता? अरे बेवकूफ, मैं तो चाहती थी कि तेरी शादी में किसी चांद के टुकड़े से करवाऊंगी। देखो माँ, मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब वो इस घर की बहू है। ऐसा कहकर कुणाल जबरदस्ती सुप्रिया को घर में ले आता है, जिसके बाद राधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कई दिनों तक कुणाल से बात भी नहीं करती। एक दिन राधा अपनी बहू सुप्रिया से कहती है, अरे देखो, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर गली मोहल्ले में से हमारे घर पर कोई आए तो उसके सामने अपना मुंह ढक लेना। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कुणाल जी को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो मुझे लोगों को दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर सुप्रिया घर के कामों में लग जाती है। वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। हे भगवान, अब कौन आ गया? अरे सुप्रिया, जाकर एक बार दरवाजा तो खोलना, देखो जरा कौन आया है। सुप्रिया दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी ननद तमन्ना एक बौने आदमी के साथ खड़ी होती है। उसे देखकर सुप्रिया अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह जी वाह, देखो तो सही, माँ जी की बेटी ने तो एक बोने लड़के से शादी कर ली। अब देखती हूँ माँ जी का रिएक्शन कैसा होगा। तभी सुप्रिया राधा को बुलाती है। जैसे ही राधा दरवाजे पर अपनी बेटी तमन्ना को एक बौने लड़के के साथ देखती है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए तमन्ना से कहती है, हे भगवान, तमन्ना, ये तूने क्या किया? तू इस बोने आदमी के साथ शादी कैसे करके आ सकती है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी नहीं तो अपनी माँ की इज्जत रख लेती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपके दामाद हैं, कम से कम इनसे तमीज से बात करो। अरे मुझे छोड़, ये बता, तुझे तमीज है? तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? अरे मैं तेरी माँ हूँ। माँ, अरे अपनी माँ की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? माँ देखो, ये आपका दामाद है और अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता। मेरी शादी हुई है इनसे। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत देती हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। राधा मजबूर हो जाती है और अपनी बेटी को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने बोने दामाद और अपनी काली बहू को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो अपना घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है और घर में पड़ी रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई रोते हुए अपने आप से कहती है, मैंने क्या क्या सोचा था अपने बेटे और बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैं कितना मजाक उड़ाती थी,
मैं गांव के सभी लोगों और काली बहुओं का, और आज मेरे ही घर में एक बोना दामाद और एक काली बहू है। बेचारी राधा बहुत ज्यादा परेशान रहती है। वो अपने दामाद और अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक दिन राधा बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चली जाती। हे भगवान, बस कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची हूँ। अगर कोई देखेगा तो मुझे कई बातें सुनाएगा। राधा एक ऐसी गली से गुजर रही होती है जहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन तभी उस गली से 3-4 औरतें आ रही होती हैं, जो राधा को देखकर कहती हैं, अरे देखो तो सही, ये तो राधा बहन है। ये तो बहुत लोगों का मजाक उड़ाया करती थी ना, बोने लोगों को देखकर और काली बहू को देखकर। आज तो इसके घर में भी एक बोना दामाद और एक काली बहू आ गई है। हाँ, उस दिन तो ये बहुत ज्यादा बोल रही थी। चलो जरा इसके पास चलते हैं। जैसे वो उसके सभी पास जाते हैं, राधा से कहती है, क्या हुआ राधा बहन, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम अपने दामाद और अपनी बहू ऐसी लेकर आओगी जैसे पूरे गांव में किसी की नहीं है। अब तो तुम्हारे घर में भी एक बोना दामाद और काली बहू आ गई है। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी तो कहते हैं इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इंसान के साथ कब क्या हो जाए उसे खुद नहीं पता होता। ये सुनने के बाद राधा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उन सभी से कहती है, तुम सभी सच कहती हो, मेरी गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमें कभी किसी के बारे में इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर राधा वापस अपने घर लौट आती है और अपने दामाद और अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और सबकी खूबसूरती उनके चेहरे या उनके शरीर से नहीं दिखती। सबकी खूबसूरती उनके मन से होती है। अगर इंसान का मन साफ और वो नेक दिल का है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके मन में ही खोट हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाया जाता। इसलिए किसी की खूबसूरती और किसी के शरीर को देखकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये कहानी है दिल्ली शहर के प्रेम नगर के मोहल्ले में रहने वाली सत्यवती देवी के घर की, जो अपने पति प्रीतम, बेटे प्रवीण, अनुराग और 2 बहू दीप्ति और माया के साथ रहती थी। भला माया के रहते प्रेम नगर मोहल्ले के लोग बिना झगड़े कहाँ रह सकते थे। भगवान के हाथों एक भारी गलती हो गई थी, क्योंकि उन्होंने माया के भेष में भगवान के द्वापर युग की मंथरा को दोबारा जन्म देकर भेज दिया था। सुबह का सूरज पूरे प्रेम नगर के मोहल्ले को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा था। बालकनी में खड़ी माया चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए बोलती है, ये मेरे रहते प्रेम नगर के मोहल्ले में शोरगुल की बजाय शांति कैसे मंडरा रही है। चल माया, आज कुछ तूफान ही करते हैं, जिसकी शुरुआत होगी ससुराल वालों से। इतने के बाद माया रसोई में आती है, जहां दीप्ति के चेहरे पर खिलखिलाहट देखकर लड़ाकू जेठानी के मन में खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। क्या बात है, मेरी देवरानी सवेरे सवेरे सारा बानो क्यों बनी बैठी है? वो क्या है ना जेठानी जी, आज संडे है ना, तो मैंने और अनुराग ने सोचा है कि साथ में संडे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए आज जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। ये सुनकर भड़काऊ जेठानी जल भुनकर मन में बोलती है, अच्छा, तो सैर सपाटे की प्लानिंग हुई पड़ी है। मगर तुम देखती जाओ मेरी भोली देवरानी, मैं तुम्हारी खुशियों में कैसे खलल डालती हूँ। जेठानी सीधे सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मेरी मानिए तो आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि घर में आपका होना ना होना एक बराबर है। क्यों बड़ी बहू, तेरी माँ जी मिस्टर इंडिया बन गई है क्या, जो दिखती नहीं? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दरअसल आप देखकर भी देख ही नहीं पाती। वहाँ देवरानी जी बगैर आपसे पूछे घूमने जाने के लिए सारा बानो बनकर तैयार है। सास जेठानी की भड़काऊ बातों में आ जाती है और बोलती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू। जी माँ जी बुलाया? अरे कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई थी, कह दे गला फाड़ रही हूँ। सुन, मुझे तेरे ससुर जी के साथ सत्संग में जाना है। मैंने किचन में कैरी रखवाई है, उसे काट धोकर धूप में डाल देना और सभी के सर्दियों के कपड़े और बिस्तर निकाल देना। इस तरह सास बेचारी बहू पर बहुत सारे कामों का बोझ लाद कर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद देवरानी का पति अनुराग गुस्सैल गुब्बारे के जैसे दीप्ति पर बरस पड़ता है। दीप्ति, तुम्हारी जिम्मेदारियों की झंझट खत्म नहीं हुई? अरे तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो, जैसे कि मैं जानबूझकर कामों में लगी हूँ।
क्या बात है मोहतरमा, इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। हैं? अब तुम फ्री नहीं थी तो फ्री फोकट में मेरा वक्त खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जाने कैसी बोर्डम बीवी पल्ले पड़ गई है। इस तरह अनुराग और दीप्ति के बीच की बहसबाजी लड़ाई में बदल जाती है। दूर बैठी जेठानी देवरानी और देवर में हो रही लड़ाई का लुत्फ उठाते हुए कहती है, अब हुई ना सुबह की स्पाइसी शुरुआत। चल माया, अब बारी है मोहल्ले में मारधार मूवी की शुरुआत करने की। जैसे ही जेठानी बाहर निकलती है तो बाजू में रहने वाली पड़ोसन रंगीली बोलती है, अरे ओ सत्यवती की बहू, हमरे मरद को देखी हो का? सामान लाने दुकान भेजे रहे, अब ही तक लौटे नाही। अरे वाह, क्या बात है, मिल गया मौका लड़ाई की एक लहर लगाने का। हाँ रंगीली चाची, मैंने देखा था तिवारी चाचा को, और तो और मैंने उन्हें टोका भी था कि चाची बुला रही होंगी, मगर उन्होंने कहा, अरे का कहा ससुरे ने? तू एक बार हमके बता। हमरी महरिया हमरी जिंदगी खा गई। हमरा बस चले तो उसको मटरू की बिजली के साथ बांध कर छपरा छोड़ा है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर क्या था, रंगीली माया की मथराई में आकर रसोई से बेलन लेकर निकल पड़ती है पति की खोज में, और दुकान पर ही उसकी सुताई शुरू कर देती है। अरे मोरी अम्मा, अरे ई का होई गवा रंगीली, अरे भोर सवेर भांग खाली हो का हो? अरे खुले आम मोहल्ले में अपने मर्द को काहे मार रही हो? तू हमको हमारी भैंसिया के साथ बांधोगे, चिमकी आदमी? अरे मगर, अरे अगर मगर को मारो गोली, तुम तो आज घर चलो। इस तरह देवर देवरानी में झगड़ा करवाने के बाद भड़काऊ जेठानी मोहल्ले में भी महाभारत कराती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ जेठानी की लड़ाई करवाने की बुरी आदत बढ़ती चली जाती है। कभी देवर देवरानी में झगड़ा करवाती है तो कभी मोहल्ले के पड़ोसियों में मारपीट करवाती है। एक दिन की बात है, मैंने सभी में फूट डालकर लड़ाई करवाई, सिवाय सासू माँ और ससुर जी के। बहुत दिन से ससुर जी और माँ जी को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते नहीं देखा, इसीलिए महाभारत का मजा किरकिरा है। भड़काऊ जेठानी को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी देवरानी ने उसकी साजिश सुन ली थी। अच्छा, तो ये जेठानी जी ही हैं जो सभी में झगड़ा झंझट करवाती हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये लड़ाई की लहर सुलगती कैसे है। जेठानी कमरे से बाहर आ ही रही होती है कि तभी ससुर बोलता है, अरे बड़ी बहू, अरे जरा ये डाई घोल कर तो ले आओ। हाँ, वो क्या है कि तेरे ससुर के बालों को सफेदी ने घेर लिया है। हाँ। क्यों नहीं ससुर जी, आपका हुक्म सराखों पर। जेठानी सीधे अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए। अरे बहू, तू ये मुझे क्यों दे रही है? ससुर जी ने कहा है कि इस गोदरेज से अपने गंजे सफेद सर की लिपाई पुताई कर ले। सास माया की वाकूट नीति का शिकार हो जाती है और भड़कते हुए ससुर के पास आती है। क्यों प्रीतम प्यारे, जवानी के दिनों में मुझ में तुम्हें नरगिस और नूतन नजर आती थी, और आज मैं बुढ़िया बन गई। अरे भाग्यवान, बेफिजूल काहे भड़क रही हो? अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए बेफिजूल है तो तुम क्या हो, कचरे की पेटी? आए बड़े अमिताभ बच्चन। सास ससुर देर तक झगड़ते हैं, जिसे देखकर देवरानी बोलती है, जेठानी जी को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये अपने ही हंसते खेलते घर संसार की खुशियों को आग लगा देंगी। एक रात की बात है जब माया का पति मुंह लटकाए घर लौटता है। प्रवीण, आ गए आप? आज बड़ी देर लगा दी, कामकाज ज्यादा था क्या? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो माया, जो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता फिरूं? तुम्हारे सवालों के पूछताछ से मेरा पेट भर गया है। प्रवीण माया को फटकार कर सोने चला जाता है। उस दिन के बाद से ये रोज की बात हो गई थी। माया और उसके पति में लड़ाई का माहौल रहने लगा था। माया की पलकें हर पहर आंसू से भीगी रहती थी। तभी एक दिन वो अपने किए पर पछताती हुई खुद से बोलती है, शायद ये दिन दिखाकर भगवान मुझे ये जता रहा है कि मैंने कितने लोगों के बीच लड़ाई करवाई है, इसीलिए आज मेरे और प्रवीण के बगैर किसी कारण के इतनी अनबन है। माया अपनी बुरी आदत पर पछता ही रही थी कि देवरानी बोलती है, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है जेठानी जी, आपको ये एहसास तो हुआ। दीप्ति, तुम ये प्रवीण, तुम तो ऑफिस गए थे ना? कहीं वहां भी लड़ाई करके तो नहीं लौट आए? नहीं माया, आई एम सॉरी,
कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई का ड्रामा किया है। ड्रामा? मगर क्यों? ताकि आपकी भटक खुले कि आपने अपनी झूठी चुगलखोरी से कितने लोगों की खुशियों में खलल डालकर उनमें लड़ाई करवाई है। आपके भड़काऊ बातों ने कभी मेरे और अनुराग तो कभी सासू माँ और ससुर जी के बीच लड़ाई की लपटें लगाई है, जो गलत है। अपनी देवरानी की बातें सुनकर जेठानी का सर शर्म से झुक जाता है और उसकी पलकें भीग जाती है। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लड़ाई कराने की बुरी लत से मैंने आप सभी के बीच कितनी बार झगड़ा कराया। चुप हो जा माया बहू, और फिर कभी किसी के बीच फूट ना डालना, क्योंकि लड़ाई की लपटें अक्सर आग लगाने वालों को ले डूबती है। उस दिन माया मोहल्ले के हर परिवार से माफी मांगती है, जिसके बाद से माया अपने परिवार वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अरे राधा, अपनी माँ को मनाओ ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से शादी कैसे करेंगे? अरे हमारी माँ नहीं मान रही। कितनी बार तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो केवल घर जमाई ही चाहिए। अगर तुम तीनों हमारे घर में घर जमाई नहीं बनोगे तो हमारी माँ तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तीनों को हमसे शादी करने के लिए घर जमाई बनना तो पड़ेगा ही। मैंने कल माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था। अगर हमने दोबारा से उनके सामने अपनी शादी की बात की और कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना है तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमने उनकी बात ही नहीं मानी तो हम लोग अच्छी बेटी कैसे कहलाएंगी? अरे तो ऐसे तो हम तीनों भाई कुंवारे ही रह जाएंगे। तुम तीनों समझती क्यों नहीं हो? अपनी माँ को समझाओ। अरे भाइयों, मान जाओ तुम दोनों, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो। शादी के बाद कुछ ही समय में हम लोग अपनी नौकरियों का बहाना लगाकर घर से बाहर रहने के लिए निकल जाएंगे, और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी ले चलेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसे ही करना चाहिए, और फिर हम बाहर रहकर अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। जब हमारी माँ के पास एक नौकरानी होगी तो हमें उनकी ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। तो भी ठीक है, आज रात तुम तीनों घर पर आ जाना। माँ से हम अपने आप बात कर लेंगे और तुम घर जमाई बनने के लिए उन्हें हाँ कर देना। लीला और मोहिनी तीनों बहनें करण, राहुल और राघव तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं। वो सब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये होने नहीं दे रही थी। जैसे ही रात होती है, करण, राघव और राहुल तीनों अपनी होने वाली पत्नियों की माँ मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी राघव अपनी सास मधुबाला से कहता है, माँ जी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं, और आपकी तीनों बेटियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए हम तीनों भाइयों ने घर जमाई बनने का फैसला कर लिया है। आज से हम तीनों इसी घर में रहेंगे। अरे अगर तुम तीनों तैयार हो घर जमाई बनने के लिए तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने रहेंगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मधुबाला इस बात से बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करण, राहुल और राघव से करवा देती है। जिसके बाद वो तीनों शादी करके अपनी अपनी तीनों पत्नियों राधा, लीला और मोहिनी के घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है, वैसे वैसे घर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। एक दिन मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। इसलिए वो अपने तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो, तुम तीनों बहुत अच्छे हो। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर पर रहना और हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई और खाना और साथ में कपड़े भी धो लेना। याद रहे कि ये सारे काम हमारे आने से पहले हो जाने चाहिए। मधुबाला की सारी बातें सुनकर वो तीनों बेचारे अचंभित रह जाते हैं और अपनी सास की शक्ल देखते रह जाते हैं। तभी राघव अपनी सास से कहता है, लेकिन माँ जी, हमें भी तो ऑफिस जाना है। अगर हम लोग ऑफिस नहीं गए तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। देखो, आज तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उन तीनों भाइयों को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने निकल पड़ती है। जैसे ही शाम को वो सभी वापस लौटते हैं तो उनके आने से पहले घर की सारी सफाई हो चुकी होती है, कपड़े धुलकर इस्त्री हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना बनकर खाने की टेबल पर रखा होता है। तभी तीनों भाई अपनी तीनों पत्नियों के लिए चेयर खींचकर उनसे कहते हैं, आओ मोहिनी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की बिरयानी बनाई है।
आओ लीला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। आओ राधा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा फास्ट फूड बनाया है। और माँ जी, आपके लिए हमने खिचड़ी, दलिया और सलाद भी बनाई है। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइएगा। जैसे ही अनुराधा अपने सामने खिचड़ी और दलिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर उन तीनों की पत्नियां राधा, लीला, मोहिनी उन तीनों से कहती हैं, तुमने हमारी माँ के लिए तो कुछ अच्छा सा बनाया ही नहीं। मैं तो जानती ही थी कि तुम हमारी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। बस यही दिन तो देखना रह गया था, इसीलिए हमारी माँ तुम तीनों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। ऐसा कहकर वो तीनों भी बिना कुछ खाए अपने अपने कमरों में आकर सो जाती हैं। ये सब देखकर वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं। मैं तो जानता ही था, अगर हम लोग घर जमाई बन गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? राघव, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें इन चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे राहुल? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी सास को किडनैप करवा दें, और ये काम हम अपने खास दोस्त अमित से करवा सकते हैं। वो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राहुल की बात मानकर राघव और करण अमित को बुला लेते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है, अमित अपनी गाड़ी में किसी तरह उन्हें किडनैप करके ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर पहुंच जाता है, जहां वो मधुबाला के हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है। तभी मधुबाला अमित से कहती है, अरे कौन हो तुम? हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेकर आए हो? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने तो हमारे मोहल्ले का माहौल ही बदल दिया है। अरे तेरे जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे पता है तूने मर्द जात के ऊपर कितना अत्याचार कर रखा है? तेरी वजह से वो बेचारे तीनों मर्द दिन रात घर में औरतों की तरह काम करते रहते हैं। ऊपर से तू अपने ही दामादों से अपने पैर दबाती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरी वजह से मोहल्ले में कई औरतों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन्हें सबक तभी मिलेगा जब तुझे हम मार देंगे, समझी? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अमित उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मधुबाला के तीनों दामाद पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला कहती है, अरे करण, राहुल, राघव, तुम तीनों आ गए। मेरी मदद करो, इनसे हमें बचा लो, ये हमें मारना चाहते हैं। क्यों सासू माँ, अब मजा आ रहा है ना आपको? जरा हमारे बारे में तो सोचो कि आप हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हो। और हाँ, इन्होंने तो मुझसे कपड़े भी धुलवाए हैं। अरे किडनैपर, हमारी पत्नियों को छोड़ दो, लेकिन हमारी सास को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाना और उनके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मधुबाला को उसकी गलती का एहसास होने के बाद वो तीनों भाई उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद मधुबाला अपनी तीनों बेटियों को उनके पति के घर विदा कर देती है और वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।